स्टूडेंट मैं रेणुका और हम क्लास 10 साइंस की एनसीईआरटी बुक की सीरीज कर रहे हैं। इस सीरीज में साइंस का सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट डिस्कस कर रहे हैं। आज हम देखेंगे कि यहाँ पर कॉमन सॉल्ट से बनने वाले प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे। इसके अलावा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हम कहते हैं जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो आपको सॉल्ट मिलता है और साथ में पानी भी मिलता है। तो आप देखोगे अमोनियम क्लोराइड भी एक सॉल्ट है, सोडियम कार्बोनेट भी एक सॉल्ट है, कैल्शियम सल्फेट भी एक सॉल्ट है, NaCl जिसे हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं वो भी एक सॉल्ट है। तो ये सारे के सारे यहाँ पर सॉल्ट होंगे क्योंकि सभी एसिड और बेस की रिएक्शन से बने हैं। और जब हम NaCl का नाम लेंगे तो इसे हम बुलाते हैं कॉमन सॉल्ट, जो कि हमारे घरों में यूज होता है नमक, उसमें ये कॉमन सॉल्ट ही होता है। सोडियम क्लोराइड की हम बात करते हैं। तो जब आप सॉल्ट की बात करोगे तो आप कोई भी सॉल्ट की बात कर सकते हो जो एसिड और बेस की रिएक्शन से बने हैं, जैसे कि कैल्शियम यहाँ पर सल्फेट हो गया, अमोनियम क्लोराइड होगा, ये सारे के सारे सॉल्ट ही होंगे। और जब आप कॉमन सॉल्ट की बात करोगे तो उस केस में आप सोडियम क्लोराइड की बात करोगे, नमक जो आपके घरों में यूज होता है। तो आज हम यहाँ पर नमक से कॉमन सॉल्ट कैसे ऑब्टेन होता है ये हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, आप वहाँ पे जाके देख लेना। और कॉमन सॉल्ट से बनने वाले आज हम यहाँ पर प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो सबसे पहले हम देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब NaCl सोडियम क्लोराइड का हम कंसनट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, तो उस केस में आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है और ये बेस वाटर में डिजोल्व है, इसलिए आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को अल्कली भी बोल सकते हो। क्लोरीन गैस मिलती है और हाइड्रोजन गैस मिलती है। तो कंसनट्रेटेड NaCl सोल्यूशन को आप ब्राइन बोलते हो। तो आप ऐसे भी कह सकते हो जब ब्राइन का यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हो तो उस केस में आपको प्रोडक्ट अल्कली मिलता है जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इसके अलावा क्लोरीन गैस मिलती है और हाइड्रोजन गैस मिलती है। तो ब्राइन का यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस, इस प्रोसेस को आप क्लोर एल्कली प्रोसेस भी बोलते हो, क्योंकि ब्राइन के यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस से आपको एल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है और क्लोरीन गैस मिलती है। तो क्लोर मीन्स क्लोरीन और एल्कली मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसलिए ब्राइन के इलेक्ट्रोलिसिस को आप क्लोर एल्कली प्रोसेस भी बोल सकते हो। तो यही सारा का सारा यहाँ पर लिखा हुआ है। कोई आपसे पूछ ले क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या होता है तो ब्राइन का यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस ही यहाँ पर क्लोर एल्कली प्रोसेस कहलाता है। तो आप यहाँ पर देखोगे क्लोरीन गैस में नेगेटिव आयन होते हैं, तो इसलिए ये एनोड पर मिलेगी क्योंकि एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और जब आप हाइड्रोजन गैस की बात करो, हाइड्रोजन गैस में H+ आयन होते हैं, तो इसलिए ये कैथोड पर मिलेगी जहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर आपको कैथोड के बिल्कुल पास में ही मिलेगा। अब हम इन सब प्रोडक्ट का एक एक करके यूज देखते हैं। जब हम बात करते हैं H2 की, तो आप सभी को पता है H2 यहाँ पर व्हीकल्स में फ्यूल की तरह यूज होता है। इसके अलावा ये मार्जरीन में भी यूज होता है। मार्जरीन का मतलब है यहाँ पर ऑयल का यहाँ पर हाइड्रोजनेशन करवाना। ये जब हम नेक्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, वहाँ पर देखेंगे कि ऑयल का हाइड्रोजनेशन कैसे होता है। तो वहाँ पर ये मार्जरीन हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। एक बार आप ऐसे ही पढ़ लो, कि अगर अब मैं समझाऊंगी डिटेल में तब भी आपको कुछ नहीं पता चलेगा, उस चैप्टर पढ़ने के बाद ही आपको समझ आएगा। इसके अलावा क्लोरीन गैस है। यहाँ पर क्लोरीन सभी को पता है वाटर को डिसइंफेक्ट करने में, क्योंकि वाटर में प्रेजेंट ये जर्म्स को किल कर देती है, जैसे कि बैक्टीरिया होते हैं। तो वाटर ट्रीटमेंट के लिए आप यहाँ पर क्लोरीन का यूज किया जाता है। इसके अलावा प्लास्टिक बनाने में भी, जिसे हम PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड बोलते हैं, तो प्लास्टिक बनाने में भी यहाँ पर क्लोरीन का यूज किया जाता है। इसके अलावा CFC जिसे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं, वो बनाने में भी क्लोरीन का यूज किया जाता है। जब हम HCl की बात करते हैं तो ये स्टील की क्लीनिंग करने में यूज किया जाता है। और इसके अलावा HCl का यूज मेडिसिन में भी होता है। तो आप यूजुअली देखोगे कोल्ड की दवाई तो सभी ने ले रखी होनी जीवन में, तो कोल्ड की दवाई में कभी नोटिस करना उसमें भी HCl होता है। तो HCl का यूज मेडिसिन बनाने में और स्टील की क्लीनिंग करने में किया जाता है। इसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड का मेटल्स की ग्रीस उतारने में, मेटल्स क्या होती है हम फर्दर नेक्स्ट चैप्टर हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ही है, वहाँ पर इसको टॉपिक को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज यहाँ पर मेटल की
डीग्रीस करने में, उसकी ग्रीसिंग उतारने में किया जाता है। इसके अलावा सोप फॉर्मेशन में भी यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। ये भी हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे सोप की फॉर्मेशन कैसे होती है। इसके अलावा पेपर मेकिंग करने में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। इसके अलावा जब क्लोरीन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पर ब्लीच मिलती है आपको, और इस ब्लीच का मतलब है कलरलेस कर देना सब्सटेंस को। तो कुल मिलाकर कलर उड़ाने में दूसरे सब्सटेंस का यूज किया जाता है। तो ब्लीच के अंदर जो मेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो क्लोरीन होता है। तो हाउस होल्ड जो ब्लीच होती है उसके अंदर भी यहाँ पर ब्लीच ये क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन से मिलती है। इसके अलावा जो कपड़े होते हैं उनको भी कलरलेस करने में, उनको भी ब्लीच करने के लिए यहाँ पर इसी ब्लीच का यूज होता है जो क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन से बनती है। इसके बाद आप देखोगे ब्लीचिंग पाउडर भी यहाँ पर क्लोरीन और जब ड्राई स्लेक्ट लाइम की, जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ड्राई स्लेक्ट लाइम को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। क्लोरीन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करते हैं तो आपस में कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड बनता है, जिसे आप ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। ये फॉर्मूला होता है ब्लीचिंग पाउडर का, और साथ में वाटर बनता है। तो ब्लीचिंग पाउडर जैसे कि मैंने कहा ब्लीच करने के काम आती है, कलरलेस करने के काम आती है। तो कॉटन और इसके अलावा लाइनिन भी यहाँ पर कपड़ा फैब्रिक ही होता है। इन दोनों की यहाँ पर ब्लीच करने में, इनको कलरलेस करने में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है ब्लीचिंग पाउडर। इसके अलावा पेपर फैक्ट्री में वुड पल्प की ब्लीच करने में भी, उसको कलरलेस करने में भी यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। इसके अलावा केमिकल इंडस्ट्रीज में भी यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर में जो मेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना वो आपकी क्लोरीन गैस ही होती है, और इसलिए ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्म में हम यूज करते हैं, क्योंकि क्लोरीन को आप अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकती, बहुत मुश्किल है इसको प्रिजर्व करना। तो ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्म में इसको यहाँ पर प्रिजर्व किया जाता है, और जो मेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है इसमें क्लोरीन गैस होती है। तो क्लोरीन ही यहाँ पर क्या करती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करती है केमिकल इंडस्ट्री में। इसके अलावा यहाँ पर डिसइंफेक्टिंग, सभी को पता है क्लोरीन यहाँ पर वाटर को डिसइंफेक्ट करती है, तो वहाँ पर भी आपका ब्लीचिंग पाउडर यूज कर सकते हो। इसके बाद आप देखोगे वॉशिंग सोडा की फॉर्मेशन कैसे होती है और इसकी यूज कैसे होती है। जब आप ब्राइन की रिएक्शन, कोल्ड ब्राइन की रिएक्शन की जाती है अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो उस केस में आपको यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा भी कहते हैं, वो मिलता है, और साथ में अमोनियम क्लोराइड मिलता है। तो इसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट को फिल्टर कर लिया जाता है, उसे ड्राई किया जाता है, सुखाया जाता है, और उसके बाद उसको जब हीट करते हैं तो उस केस में आपको एनहाइड्रेस सोडियम कार्बोनेट मिलता है, जिसे हम सोडा ऐसे बोलते हैं। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मिलती है और वाटर भी मिलता है। जब इस एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट का जब हाइड्रेशन किया जाता है तो कुल मिलाकर वाटर के जब मॉलिक्यूल इसके साथ ऐड किए जाते हैं, या आप बोल दोगे रिक्रिस्टलाइजेशन किया जाता है, तो उस केस में आपको सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट मिलता है, जिसे आप वॉशिंग सोडा बोलते हो। तो जब आप क्रिस्टलाइजेशन की बात कर रहे हो तो क्रिस्टलाइजेशन का मतलब है सॉल्ट के एक मॉलिक्यूल के साथ वाटर के मॉलिक्यूल का ऐड होना, यहाँ पर क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। या सॉल्ट का हाइड्रेशन होना भी आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाएगा। या आप कह सकते हो सॉल्ट के 1 यूनिट फॉर्मूले के साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स का ऐड होना यहाँ पर भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाएगा। तो कुल मिलाकर हाइड्रेटेड सॉल्ट होगा, तो यहाँ पर भी आप एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रेट कर रहे हो, वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर रहे हो, तो उस केस में आपको वॉशिंग सोडा मिल रहा है। तो कुल मिलाकर सॉल्ट का यहाँ पर हाइड्रेशन हो गया है। तो जब सॉल्ट का हाइड्रेशन हो जाता है तो उस फॉर्म में आपको क्रिस्टल्स मिलते हैं, और ऐसा ही नहीं है कि वो क्रिस्टल गीले होते हैं, एक्चुअली वो ड्राई होते हैं। क्रिस्टल्स आपको हमेशा ड्राई फॉर्म में, और साथ के साथ यहाँ पर कलर भी होता है क्रिस्टल का, क्योंकि जब वाटर के मॉलिक्यूल्स एनहाइड्रस यहाँ पर सॉल्ट के साथ रिएक्ट करते हैं तो उस केस में क्रिस्टल जो मिलते हैं वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो होता है, वाटर यहाँ पर क्रिस्टल को शेप और कलर दोनों ही प्रोवाइड करता है। तो ये आपके वॉशिंग सोडा की पूरी फॉर्मेशन है। आपसे एग्जाम में पूछे तो ये स्टेटमेंट लिखो ना लिखो, बट ये रिएक्शन में जो कुछ लिखा हुआ है ये 3, ये आपको सारी की सारी लिखनी है। अब हम यहाँ पर वॉशिंग सोडा का यूज देखेंगे। जो हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट होता है उसका यूज ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री में भी किया जाता है, जिसे हम वॉशिंग सोडा बोलते हैं। तो यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट के आगे लिख लेना हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट।
कल कन्फ्यूज नहीं हो जाना। हाइड्रस सोडियम कार्बोनेट की हम बात कर रहे हैं जब वॉशिंग सोडा लेते हैं। इसके अलावा सोडियम के कंपाउंड बनाने में भी वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है, जैसे कि बोरेक्स। तो बोरेक्स क्या है, सोडियम का ही एक कंपाउंड है। इसके अलावा यहाँ पर डोमेस्टिक पर्पज में क्लीनिंग एजेंट के तौर पर भी यूज किया जाता है। तो कपड़े धोने के लिए भी आप वॉशिंग सोडा यूज कर सकते हो। कपड़े डालो, उसके अंदर पानी डालो और थोड़ा सा मीठा सोडा ये वॉशिंग सोडा डाल दोगे तो उस केस में 1-2 घंटे रखोगे, उस पर ब्रश मारोगे, वो कपड़ा बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो वॉशिंग सोडा भी कपड़े धोने में क्लीनिंग एजेंट की तरह काम किया जाता है। इसके बाद आप देखोगे वाटर हार्ड भी होता है, सॉफ्ट भी होता है। तो वाटर की परमानेंट हार्डनेस को हटाने के लिए भी यहाँ पर वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है। जी, ये सारे के सारे वॉशिंग सोडा के यूज है। इसके बाद हम बात करेंगे बेकिंग सोडा की, जिसे आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हो। तो जब ठंडे ब्राइन सॉल्यूशन की यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो उस केस में आपको सोडियम बाइकार्बोनेट मिलता है। तो आपको अगर एग्जाम में बेकिंग सोडा की फॉर्मेशन पूछे तो ये सारी की सारी यहाँ पर लिखनी है नाम के साथ। तो इस प्रोसीजर में आप देखोगे आपको सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड मिलता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को फिल्टर करके ड्राई कर लिया जाता है और ये एक माइल्ड क्रोसिव बेस है। तो जब इस सोडियम बाइकार्बोनेट को आप हीट करते हो तो एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट मिलता है और साथ में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। तो ये जो बेकिंग सोडा है यहाँ पर कुकिंग को फास्टर करने के लिए यूज किया जाता है। तो आप अपनी मदर से पूछ सकते हो, आपके घर में भी यूज होता हो ना। जब भी राजमा चने ये बनाने होते हैं तो राजमा या चने कुछ भी बनाओ, उसके साथ पानी ऐड कर दो और साथ में थोड़ा सा मीठा सोडा डाल दो। थोड़ा सा इसलिए डालते हैं क्योंकि बेकिंग सोडा जो होता है ना वो कड़वा होता है। ज़्यादा डालोगे तो आप क्या हो जाएगा, सब्जी कड़वी हो जाएगी। तो जो राजमा चने अगर बिना बेकिंग सोडा के बनाओगे तो वो आधी घंटा या 45 मिनट्स के अराउंड लेती है, पर मीठा सोडा डालने से वो 15 मिनट में ही कुक हो जाते हैं, बॉईल हो जाते हैं और वो फूल भी जाते हैं। क्योंकि आप देखोगे जब यहाँ पर बेकिंग सोडा को हीट किया जाता है तो उस केस में CO2 गैस बनती है, जिसके कारण क्या हो जाती है, ये राजमा या चने जिन्हें बेकिंग सोडा यूज किया गया है वो फूल जाते हैं CO2 गैस के कारण। तो कुकिंग को फास्टर करने के लिए यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज किया जाता है, जिससे हम बेकिंग सोडा बोलते हैं। कड़वा होता है टेस्ट में। पकोड़े बनाने में भी आप बेकिंग सोडा का यूज कर सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं बेकिंग पाउडर बनाने में भी बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। बेकिंग पाउडर का यूज हम केक और ब्रेड में करते हैं, क्योंकि CO2 गैस जो निकलती है उसके कारण केक और ब्रेड या फिर फ्लफ़ी बन जाते हैं और साथ में इनमें स्वीटनेस भी आ जाती है। क्योंकि जो बेकिंग पाउडर होता है वो मीठा होता है। बेकिंग पाउडर का फॉर्मेशन यहाँ पर बेकिंग सोडा के साथ जब टार्ट्रिक एसिड ऐड करते हैं तो उस केस में इन दोनों की रिएक्शन से क्या एसिड और बेस ही आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। बेकिंग सोडा क्या है, माइल्ड बेस है, टार्ट्रिक एसिड है, दोनों आपस में रिएक्ट करके सोल्ट बनाएंगे, साथ में H2O बनता है और साथ में CO2 गैस भी निकलती है। और इस CO2 गैस के कारण ही यहाँ पर केक और ब्रेड आपके सॉफ्ट और स्पंजी बनते हैं और साथ में उनमें स्वीटनेस भी होती है, क्योंकि बेकिंग पाउडर मीठा होता है। तो इसके बाद हम जब थर्ड यूज देखेंगे तो ये चीज़ आपको एक ध्यान रखनी है हर हाल में कि NaCO3 सोडियम कार्बोनेट होता है, ये बेकिंग सोडा होता है, इसका टेस्ट होता है बिटर। पर जब आप बेकिंग पाउडर की बात करोगे तो बेकिंग सोडा प्लस टार्ट्रिक एसिड का मिक्सचर आपका बेकिंग पाउडर कहलाता है और ये स्वीट होता है, मीठा होता है। इसके अलावा जब आप एंटासिड की बात करते हो तो जैसे बीज हमें स्टिंग कर जाती है तो उस केस में हमारे अंदर एसिड इंजेक्ट कर देती है और उस केस में आपको माइल्ड बेस यहाँ पर यूज करना पड़ेगा उसको एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो आप एंटासिड की तरह यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा को भी यूज कर सकते हो, क्योंकि न्यूट्रलाइज हो जाएगा एसिड इस बेकिंग सोडा से और उस केस में आपका पेन ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि एक्सेस जो एसिड है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट माइल्ड बेस के साथ रिएक्ट करके सोल्ट की फॉर्मेशन कर देगा, जिससे क्या होगा, आपको रिलीफ मिल जाएगी। इसके अलावा आग बुझाने वाले जो अग्निशामक यंत्र बनाए जाते हैं जिसे सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं, वहाँ पर भी बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है आग बुझाने में, क्योंकि CO2 आग बुझाने में हेल्प करती है। इसके बाद आप यहाँ पर देखोगे हम बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की। जब जिप्सम जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O, इसे बोलते हैं
कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट का जब हीटअप किया जाता है 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन। 100 डिग्री सेल्सियस आपका 373 केल्विन के बराबर होता है। जैसे मीटर सेंटीमीटर के बराबर या सेंटीमीटर मीटर के बराबर हम एक दूसरे में यूनिट में कन्वर्ट नहीं करते, तो वैसे ही डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन में और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हो। तो 100 डिग्री सेल्सियस 373 केल्विन के बराबर होता है। इस टेम्परेचर पर जब जिप्सम को हीट किया जाता है तो उस केस में आपको CaSO4.12H2O मिलता है, जिसे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका कॉमन नेम होता है। तो आप देखोगे जिप्सम को इस टेम्परेचर पर हीट करने पर 3/4 वाटर इसका उड़ जाता है और ओनली हाफ मोलिक्यूल ही यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बना देता है। तो इस टेम्परेचर को ऑब्टेन करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इसलिए क्या करते हैं यहाँ पर, और टेम्परेचर इससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दिया तो सारा का सारा पानी उड़ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि बॉईल करने में पानी तो उड़ ही जाएगा, और उस केस में आपको एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट मिलेगा, ना कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसलिए रिएक्शन बहुत केयरफुली यहाँ पर की जाती है। और आप यहाँ पर देखोगे क्योंकि हाफ मोलिक्यूल वाटर का मिलना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो इस केस में जिप्सम के 2 मोलिक्यूल्स यहाँ पर ऐड किए जाते हैं। 2 मोलिक्यूल्स लिए जाते हैं, उनको हीटअप किया जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, और उस केस में कैल्शियम सल्फेट के 2 मोलिक्यूल वाटर का 1 मोलिक्यूल शेयर करते हैं। तो कुल मिलाकर कैल्शियम सल्फेट का 1 मोलिक्यूल के साथ वाटर का हाफ मोलिक्यूल लगता है, तो 2 मोलिक्यूल के साथ क्या लगेंगे कैल्शियम सल्फेट के 1 मोलिक्यूल लगता है। तो इसलिए आपके एग्जाम में ये रिएक्शन लिखते हो POP की, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे हम बोलते हैं, ये रिएक्शन लिख दो, दोनों ही सही होएगी। और आप दोनों को ही प्लास्टर ऑफ पेरिस बोल सकते हो, इसको भी और इसको भी, और नाम होगा यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। दोनों ही रिएक्शन यहाँ पर सभी होएगी, दोनों का ही सेम ही थिंग है, कोई अलग अलग बात नहीं है। तो इस तरीके से प्लास्टर ऑफ पेरिस यहाँ पर यूज किया जाता है। तो जब आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज देखोगे तो सबसे पहले आप देखोगे जब भी आपका कोई भी बॉडी पार्ट फ्रैक्चर हो जाता है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर के पास एक कंटेनर में, अगर किसी ने कभी बंधवाया हो ना फ्रैक्चर, तो डॉक्टर के पास एक मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर होता है, उसके अंदर यहाँ पर POP रखा होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे हम बोलते हैं। POP मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस, P मतलब प्लास्टर ऑफ और पेरिस मतलब POP। तो मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में प्लास्टर ऑफ पेरिस रखा होता है, और जब उसको फ्रैक्चर्ड बॉडी पार्ट पर फ्रैक्चर करना होता है तो इसके लिए उसको पहले पानी में डाला जाता है, वो गीला हो जाता है, क्योंकि POP वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रेशन होने पर इसका जिप्सम बन जाता है, और फिर वो उसको आपकी बॉडी पर चढ़ाते हैं, क्योंकि वो गीला होगा तो आपकी बॉडी पर फ्रैक्चर्ड पार्ट पर चढ़ जाएगा, और उसके बाद वो आधे घंटे बाद वहाँ पर ड्राई हो जाएगा, कुल मिलाकर जिप्सम बन जाएगा। तो इस तरीके से फ्रैक्चर के तौर पे भी यहाँ पे POP का यूज किया जाता है। तो इसीलिए कहते हैं POP को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखना चाहिए। अगर मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में नहीं रखोगे तो वो वाटर के साथ रिएक्ट करके जिप्सम बना देगा, और वो आपके लिए क्या हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा, क्योंकि जिप्सम भी हार्ड होता है, उसको तो आप बॉडी पे हार्ड चीज़ को कैसे लगाओगे, गीली चीज़ जब ड्राई हो जाएगी तब आपकी बॉडी पर वो सेट होता है। तो इसीलिए POP को हमेशा क्या करते हैं, मॉइस्चर फ्री कंटेनर के अंदर रखते हैं। तो ये सारी के सारी आप रिएक्शन लिख सकते हो अगर इस यूज के रिगार्डिंग कभी पूछे तो एग्जाम में। और ये जिप्सम क्रिएट हो जाता है जब POP का हाइड्रेशन करते हैं तो जिप्सम बन जाता है। ये भी एक क्रिस्टल है, ये भी एक क्रिस्टल है। इसके बाद आप यहाँ पर देखोगे टॉयज बनाने में भी सभी को पता है POP का यूज होता है, डेकोरेशन के मटेरियल बनाने में भी POP का यूज होता है। इसके अलावा जो हमारे घरों की सीलिंग होती है उस पर भी हम कहते हैं नहीं POP की हुई है, वो भी स्मूथ करने के लिए यहाँ पर भी POP का यूज किया जाता है। इसके अलावा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो आप कहोगे कि सॉल्ट का हाइड्रेशन होना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है, या फिर आप कह सकते हो 1 यूनिट फार्मूले के सॉल्ट के 1 यूनिट फार्मूले के साथ वाटर के मॉलिक्यूल का फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऐड होते हैं हर एक क्रिस्टल में। ऐसे नहीं चेंज होते रहेंगे वाटर मॉलिक्यूल, उतने ही वाटर मॉलिक्यूल हर एक क्रिस्टल के लिए वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर फिक्स्ड होते हैं। तो 1 यूनिट फार्मूले सॉल्ट के यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल का ऐड होना यहाँ पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। या आप फिर बोल दोगे सॉल्ट के 1 मॉलिक्यूल के साथ वाटर फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स का ऐड होना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के कारण हाइड्रेटेड सॉल्ट यहाँ पर क्रिस्टल कहलाता है, और जो पानी होता है यहाँ पर क्रिस्टलाइजेशन का जो वाटर होता है यहाँ पर क्रिस्टल को शेप और कलर भी प्रोवाइड करता है। तो आप देखोगे जब हम बात करते हैं यहाँ पर कॉपर सल्फेट .5H2O, इसे बोलते हैं कॉपर सल्फेट
पेंटाहाइड्रेट, 5 के लिए पेंटा, 10 के लिए डेका और 2 के लिए डाई और 7 के लिए हेप्टाई यूज करते हैं। तो कॉपर सल्फेट ये पेंटाहाइड्रेट होगा, इसका केमिकल नेम होता है और कॉमन नेम होता है ब्लू विट्रोल। इसका ब्लू कलर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन कुल मिलाकर वाटर मॉलिक्यूल के कारण है। ऐसे ही ये वॉशिंग सोडा है और इसे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बोलते हैं क्योंकि वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स ऐड है। इसके बाद कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट की जब हम बात करेंगे तो ये जिप्सम होता है। और इसके बाद आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, इसका ग्रीन विट्रॉयल भी बोलते हैं। ग्रीन कलर इसका वाटर के कारण ही होता है, वाटर मॉलिक्यूल के कारण। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एक फिजिकल प्रॉपर्टीज है क्योंकि जब भी आप किसी क्रिस्टल को बॉईल करोगे वाटर उड़ जाएगा और उस केस में वो क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा क्योंकि कलर उसका क्या है, वाटर के कारण ही था, वाटर उड़ गया। और जब आप वापस उस एनहाइड्रस सॉल्ट को जब वापस से मॉइस्ट कर दोगे तो वो वापस से क्या बना लेगा, क्रिस्टल बना लेगा। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एक्चुअल में सॉल्ट को यहाँ पे शेप और कलर प्रोवाइड करते हैं और क्रिस्टल वाटर के हाइड्रेटेड सॉल्ट के कारण बना है। तो इसका मतलब ये नहीं है क्रिस्टल ड्राई गीला है, वो एक्चुअल में ड्राई ही होता है। तो हाइड्रेटेड सॉल्ट आपके ड्राई होते हैं क्रिस्टल्स आपके। तो जैसा कि मैंने बताया, अगर ब्लू विट्रॉयल को अगर आप यहाँ पर हीटअप करोगे तो उस केस में आपको यहाँ पर आपको एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट मिलेगा और पानी इसका उड़ जाएगा क्योंकि बॉईल कर रहे हो ऑब्वियसली पानी तो उड़ ही जाएगा। तो ये सारी की सारी आप कह सकते हो एक्शन यहाँ पर है हाइड्रेटेड सॉल्ट पर हीट की। तो जब ये पूछे तो ये रिएक्शन। तो यहाँ पर इस एक्टिविटी में एक टेस्ट ट्यूब ली हुई है, टेस्ट ट्यूब के अंदर ब्लू विट्रॉयल लिया हुआ है। जब आप इसे हीटअप करोगे तो ऑब्वियसली वाटर उड़ जाएगा और उस केस में आप देखोगे टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको वो पानी दिखेगा जो इसको हीटअप करने पर क्रिस्टल से निकला है। और यहाँ पर जो क्रिस्टल है वो एनहाइड्रस हो जाएगा, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, वाइट कलर का कलरलेस हो जाएगा और यहाँ पर ये स्टीम बन जाएगी। थोड़ी देर बाद जब ये स्टीम ठंडी हो जाएगी तो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी और टेस्ट ट्यूब के अंदर यहाँ पर साइडों में आपको क्या दिखने लग जाएगी, वाटर ड्रॉप्स दिखने लग जाएगी जो कि स्टीम थी। तो आप यहाँ पर देखोगे जो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है तो उस केस में इसको आप बोलोगे वो वाइट होता है, जबकि हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है ये यहाँ पर ब्लू कलर होगा क्योंकि क्रिस्टल है। तो हाइड्रेटेड सॉल्ट क्या होते हैं, ऑब्वियसली कलरफुल और यहाँ पर इनकी फिक्स्ड शेप भी होती है। और हर एक क्रिस्टल में वाटर के मॉलिक्यूल्स फिक्स्ड नंबर के होंगे तभी वो एक स्पेसिफिक क्रिस्टल बनेगा। ऐसे नहीं आप अपनी मर्जी से 2-4 कितने भी वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड कर लो, फॉर्मूले आपको ऐड ही करने पड़ेंगे। तो आपको इतना सब कुछ लर्न करने की नीड नहीं है, ये एक्टिविटी इसलिए दिखाई है, एक बार आप रीड कर लेना, लर्न करने की नीड नहीं है मैं कहना चाहती हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में आपको कई बार एक्टिविटी के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो देखना इसके आगे भी एक क्वेश्चन है। तो अब हम यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कहते हैं कि एसिड एक्स प्रेजेंट टमरिन में टार्ट्रिक एसिड होता है तो एक्स टार्ट्रिक एसिड है, मिक्सड विद वाई सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ टार्ट्रिक एसिड रिएक्ट करता है और आपको बेकिंग पाउडर बना के देता है। जेड क्या होगा, बेकिंग पाउडर, वाई क्या होगा, बेकिंग सोडा, एक्स क्या होगा, टार्ट्रिक एसिड। जेड ऑन एडिशन टू ए डो होता है आटा, जब हीट किया जाता है तो केक और ब्रेड स्पंजी और सॉफ्ट बन जाते हैं। तो ऑब्वियसली बेकिंग पाउडर से क्या होते हैं, केक और ब्रेड सॉफ्ट भी बन जाते हैं, स्पंजी बड़े बड़े फूल जाते हैं। अगर आप उसे बेकिंग पाउडर ना ऐड करो ना तो वो बिल्कुल छोटे छोटे बनेंगे और इतने सॉफ्ट भी नहीं होंगे और उनके स्वीटनेस भी बेकिंग पाउडर के कारण ही होती है। तो इन तीनों का नाम हमने बता दिया। उसके बाद वाई कैसे प्रिपेयर किया जाता है बेकिंग सोडा को, ये हमने डिस्कस कर लिया, रिएक्शन भी आपको बता रखी है। उसके बाद है कि जब भी हमें बीज या एंट काट खाती है या स्टिंग कर देती है तो उस केस में वो हमारे अंदर एसिड इंजेक्ट कर देती है। तो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पर माइल्ड बेस यूज किया जाता है। तो मेनली तो घरों में बेकिंग सोडा अवेलेबल होता है तो वो आप यूज कर सकते हो क्योंकि वो माइल्ड बेस है। इसके अलावा आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी यूज कर सकते हो, तो Mg जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। तो ये इसका आंसर हो। जो मैंने बोला वो इतना लंबा आपको लिखा हुआ लग रहा है पर जब आप पढ़ोगे ना कुछ भी नहीं है इस चीज़ के अंदर। और एक चीज़ और यहाँ पर दिखा रखा है, बेकिंग सोडा H+ लिख रखा है तो ये टार्ट्रिक एसिड से H+ आयन आ रहा है कि एसिड क्या करते हैं, H+ आयन क्रिएट कर रहे हैं। तो ये सोडियम सॉल्ट यहाँ पर बन रहा है एसिड का और ये सारा कैसे बन रहा है, टार्ट्रिक एसिड जब बेकिंग सोडा के साथ रिएक्ट कर रहा है और इसी केस में CO2 गैस बनती है और CO2 गैस यहाँ पर आग बुझाने में भी आपकी हेल्प करती है।
इसके बाद आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फ्यू क्रिस्टल ऑफ फेरस सल्फेट वर टेकन इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब एंड हीटेड। तो ये तो क्या है, क्रिस्टल को जो ग्रीन कलर का होता है फेरस सल्फेट हाइड्रेटेड, जब इसको हीटअप किया जाएगा तो उस केस में इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये लॉस कर देगा और उस केस में कलरलेस हो जाएगा, यहाँ पर ग्रीन कलर इसका उड़ जाएगा। व्हाट कलर चेंज, ग्रीन टू वाइट हो जाता है। और फ्रॉम वेयर डिड दिस वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर, तो कहाँ से अपीयर हुई, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का वाटर था जो उसको हीटअप करने पर क्रिस्टल को यहाँ पर क्या हो गया, पानी उड़ गया और यहाँ पर फर्दर स्टीम में कन्वर्ट हो गया। स्टीम किस में हुई, जब ठंडी करने पर यहाँ पर वाटर में, वाटर ड्रॉपलेट्स में यहाँ पर कन्वर्ट होगी। इसके बाद है हाउ मैनी मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर अटैच्ड FeSO4 क्रिस्टल। इसका फॉर्मूला लिखना है कॉपर सल्फेट क्रिस्टल का और सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल का क्रिस्टलाइजेशन फॉर्मूला लिखना है। इसका मतलब हाइड्रेटेड सॉल्ट का फॉर्मूला लिखना है क्रिस्टल का। इन सभी का हमने डिस्कस किया है, पीछे वो लिख देना। हाउ इज प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑब्टेन्ड फ्रॉम जिप्सम, राइट टू यूजेज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये हमने अभी डिस्कस किए थे, आप लिख देना, अदरवाइज इस क्वेश्चन में भी आंसर लिख रखे हैं। इसके बाद है कॉमन नेम और केमिकल नेम बताने हैं आपको। कंपाउंड CaSO4.12H2O, तो ये क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट का क्रिस्टल होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है और कॉमन नेम होता है, ये तो इसका केमिकल नेम है, कॉमन नेम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसकी मेथड लिखनी है प्रिपरेशन की, अभी हमने डिस्कस किया था जिप्सम से POP कैसे बनता है। इसके अलावा रिएक्शन लिखनी है और जब वाटर रिएक्ट करता है POP के साथ तो उस केस में आपको यहाँ पर जिप्सम ही मिलता है, ये भी हमने डिस्कस कर रखा है, तो आप देख लेना, जो हमने डिस्कस किया वही सारा का सारा यहाँ पर लिख रखा है। तो ये हमारा आज का लास्ट लेक्चर था और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम NCERT के बैक एक्सरसाइज और इंडेक्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर के रिगार्डिंग ओनली 3 लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं, वो 3 लेक्चर देख लेना। उसके बाद कोई भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, NCERT एक्सरसाइज, कोई भी रेफरेंस बुक के सारे क्वेश्चन मैंने लाइन बाय लाइन NCERT का सब कुछ यहाँ पर डिस्कस किया है इन 3 लेक्चर्स में।